देखिए दोबारा बता रहा हूं मैं, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, जितना ये टूट रहा उतना ही वो आयंस अनडिसोशिएटेड फॉर्म में जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स में है, बैकवर्ड में ये रिएक्टेंट्स हैं, फॉरवर्ड में ये रिएक्टेंट्स हैं। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के के एफ के भी लगा दिया। अब मुझे पता 1 इज इक्वल टू 2 एट इक्विलिब्रियम, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। तो मेरा ये आ गया न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, के, दैट इज न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, kf by kb is k, ions product of ions over undissociated form. This is इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला। क्योंकि देखो वीक में भी कोई ऐसा नहीं है कि सारे जितने वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 5% ही टूटेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा ज्यादा टूटता है, कोई कम टूटता है, उनमें भी वेरिएशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, नेचर पे डिपेंड करता है। तो के भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरी चीज पे डिपेंड करता है दैट इज एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ से के की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे, यही वाली इक्वेशन अब दोबारा यूज, या डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ही बात है। हाँ, मतलब सब्सटेंस पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हो, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि सेम एक्सटेंट से टूटता है, कोई ज्यादा टूटता है कोई कम टूटता है, तो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। देखिए मान लो मेरी कंसंट्रेशन थी इनिशियल सी और ये बना नहीं था, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा ये सी माइनस सी अल्फा। अल्फा देखो मेरी बात सुनो, मान लो कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, अल्फा। तो अब देखो अल्फा सी माइनस सी अल्फा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो देखो टूटेगा, मान लो 20% है, मान लो ये 20% है, तो भाई ये 20% किसका टूटेगा, मेरा सी का, दैट्स वाई सी अल्फा। 20% किसका टूटेगा, अगर मेरा 1 मोल है तो 0.2, अगर मेरे यहाँ पे 2 मोल हो गए फिर क्या करोगे, उसी हिसाब से आएगा ना 20%। 1 मोल का 20%, ठीक है आपने बोल दिया 0.2, तो भाई 2 मोल का कितना 0.4, तभी यहां पर सी अल्फा ले रहे हैं, ये याद रखना। यहाँ पे सी माइनस अल्फा नहीं है, सी माइनस सी अल्फा है। नेक्स्ट सी अल्फा, सी अल्फा,
सी अल्फा सी अल्फा उस हिसाब से बनेगा। अगर मान लो ये देखो, अगर मैं इसको 1 लेता हूं, ऐसे देखो ना, अगर ये मेरा 1 है तो आप कहोगे 1 माइनस अल्फा, 1 अल्फा, बात एक ही है, 1 माइनस अल्फा, है ना। तो ये हो जाएगा अल्फा अल्फा। लेकिन मैं ले रहा हूं यहाँ पे सी, तो बाहर ब्रैकेट के क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मैंने बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर आप 1 माइनस अल्फा के हिसाब से करते हो ये आएगा, पर अगर अब सी है तो सी को सबसे मल्टीप्लाई भी तो करोगे। ये चीज समझो, आप 1 लेके करते हो, मान लो 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, पर मेरे को 1 के लिए नहीं चाहिए, मुझे तो सी कंसंट्रेशन के लिए चाहिए। तो मैं सारों को किससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर, सी से। तो निकालो के। अभी मैंने आपको बताया के क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है किसी भी एसिड या बेस का, आयंस की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सी अल्फा, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सी अल्फा। नीचे क्या है, 1 माइनस सी 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो सी और सी कट गया, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। अब मुझे पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो डिसोसिएशन क्या होगी इसकी। अगर देखो, अगर आपके पास ये वाला जो अल्फा है, जो ये है, ये इक्वेशन आई है ना, ये देखो, ये के की, अगर आपके पास अल्फा मान लो 5% से कम है, तो फिर तो कोई टक्कर नहीं, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो यहां पर आंसर आ जाएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा क्या आ गया, रूट ऑफ के बाय सी। तो मैंने क्या कहा था आपको कि अल्फा कंसंट्रेशन के क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंसंट्रेशन कम कैसे करेंगे, पानी पाके। तो कंसंट्रेशन कम अल्फा ज्यादा। कंसंट्रेशन कम कैसे होती है, वाटर डाल के। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, अल्फा हमेशा कम और ज्यादा। कंसंट्रेशन कम होगी डाइल्यूशन से, ठीक है। डाइल्यूशन करोगे ज्यादा, कंसंट्रेशन होगी कम, अल्फा ज्यादा। तो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा। हाँ जी, एनी डाउट। हेलो, एनी डाउट। क्योंकि 5% से कम है सिमरन। देखो, ये देखो यहाँ पर क्यों कह रहे हैं ये 5% से कम का मतलब क्या है, 0.05। तो सिमरन 1 माइनस 0.05 कितना होता है बताना, कितना फर्क पड़ जाएगा आपके आंसर में, कुछ भी नहीं। 5% से कम कह रहा हूं, मान लो 2% है, 0.02 कर लो, क्या है, कुछ भी नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 ही है। इसलिए तो जब भी अल्फा 5% से कम आता है, देखो क्वेश्चन करने में क्या करना पड़ता है, बच्चे ना कई बार ये चीज पूछते हैं, सर अल्फा कब लेना कब नहीं लेना। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने अल्फा, अल्फा दे तो दे रखा है, फिर तो कोई टेंशन नहीं, हमें पता है 5% से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर कई बार ऐसा भी होता है, पहले अल्फा निकाल के देखना होता है। पहले आपने ये काम करना है, पहले निगलेक्ट करके अल्फा निकालना है। सुन लो मेरी बात दोबारा ध्यान से, पहले आपने रफ में जाना है, पहले आपने ये काम करके अल्फा निकाल लेना है। ये डाटा दिया होगा आपको क्वेश्चन में, निकल गया। अगर अल्फा 5% से कम आएगी वैल्यू, मतलब निकाल लेना 5, वो पता लग ही जाएगा आपको, इंटू 100 करके। 5% से कम आ रही है तो वापिस आ जाना, तो ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं, सही है। लेकिन अगर मान लो ज्यादा आ रही है, फिर आपने वापिस आ जाना इधर।
फिर आप इसको 1 माइनस अल्फा प्रॉपर लेना है, फिर निगलेक्ट नहीं करना। तो ये ऐसे ही करना पड़ता है, और कोई चारा ही नहीं है इसका। पहले अल्फा निकाल के देखोगे कि भाई अल्फा कितना का आ रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे चलो। तो दिस इज कॉल्ड ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ। इसी को कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है सिर्फ। तो लिखिए ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। स्ट्रॉन्ग के लिए वैसे यूज नहीं करते, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2, इट इज एप्लीकेबल फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन ओनली। सैचुरेटेड समझ जाओ, जिसमें अनडिसोशिएटेड फॉर्म होगी। अगर अनडिसोशिएटेड फॉर्म ही नहीं होगी तो आयंस के साथ इक्विलिब्रियम कहां से आ जाएगा। तभी कह रहा हूं सैचुरेटेड का मतलब क्या है, शुगर। शुगर को पानी में डाल दो, जितनी घुलनी थी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में घुल गई, आप ज्यादा डाल दो तो क्या होगा, जितनी घुलेगी उतनी वापस आएगी, जितनी घुलेगी उतनी सॉलिडिफिकेशन होगी। मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड द्वारा बन रहा है, तो मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन उसी को तो कहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, सैचुरेटेड सोल्यूशन होना जरूरी है। मतलब आपकी अनडिसोशिएटेड फॉर्म अंदर रहनी चाहिए, तभी वो आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश होगी, नहीं तो नहीं। हाँ जी, आर्यन, कृष्णांश, मानव, जो भी क्लास लगा रहे हैं, कोई दिक्कत तो बताओ। हाँ जी कृष्णा, वो मैं बता रहा हूँ सिमरन, पहले अल्फा निकाल के देखना है कुछ क्वेश्चंस में। पहले अल्फा निकाल के देखना है, अल्फा का रफ रफ आइडिया लेना है कि अल्फा आ कितना रहा है, तब तब पता लगेगा। अगर 5% से ज्यादा आ रही वैल्यू तो फिर 1 माइनस अल्फा 1 नहीं ले सकते, ये काम नहीं कर सकते, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ग्राफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस कंसंट्रेशन, वो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे डिल्यूशन बढ़ाओगे 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 बढ़ाओगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। पर मान लो एक एक ये 1 है तो एक लिमिट तक बढ़ेगी बस। 100% ही चीज होती है। ये देखो ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो रही है, 0। जब हम सी सी जब 0 अप्रोच करेगा तो अल्फा फिर 1 अप्रोच कर जाएगा ऑलमोस्ट। सी जब 0, कंसंट्रेशन जब 0 अप्रोच करेगी, देन अल्फा अप्रोचेस टू 1, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। कि भाई अब ये थोड़ी है यार, 2 बाल्टियां डाल दी सारा टूट गया, अब 2 बाल्टियां और डालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। कर तो दी जितनी डिल्यूशन करनी थी, अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 पहुंच गया, बस अब जितनी मर्जी बाल्टियां डालो, अब नहीं कोई फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एक एक्सटेंट तक ही डिल्यूशन भी एप्लीकेबल होती है। जब वो टूट ही गया पूरा, अब क्या करोगे, 100% आ गई ऑलमोस्ट, बस। हाँ जी, एनी डाउट। हेलो, हाँ जी, सिमरन, केतन, आशुतोष, कोई दिक्कत आयनिक की इक्विलिब्रियम में। चलो आगे।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो नंबर 1 है अरेनियस कंसेप्ट। तो सब्सटेंसेस, अरेनियस क्या कहता है, इसका अपना कंसेप्ट है, सब्सटेंसेस विच गिव H positive ion in aqueous solution is H positive ion in aqueous solution is acids, and which give OH negative ion in aqueous solution are bases. Which give OH negative ions in aqueous solution are bases. ये कौन कहता है? अरेनियस। अरेनियस के हिसाब से बात करें तो इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एसिड्स को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला मोनोप्रोटिक। मोनो मतलब एक प्रोटॉन देने वाला, एक H पॉजिटिव देने वाला मोनोप्रोटिक। डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, जैसे HNO3, HCl एक एक प्रोटॉन दे रहे हैं, मोनोप्रोटिक। H2SO4, H2SO4, ठीक है। H3PO3 डाइप्रोटिक है, 2 H पॉजिटिव देंगे। ट्राइप्रोटिक H3PO4 3 प्रोटॉन देगा। तो जो पानी में H पॉजिटिव देगा वो एसिड्स, जो पानी में OH नेगेटिव देगा वो बेसिस। दिस इज द कंसेप्ट गिवन बाय Arrhenius, Arrhenius concept of acid basis। और इसमें एक एक्सेप्शन नोट करनी है आपने, कुछ चीजें नोट करनी है। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ, मैं रब करूं। H2SO4 के बाद है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरस ROUS, ये फॉस्फोरिक IC, फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक 3H पॉजिटिव देता है एक्वस सॉल्यूशन में, फॉस्फोरस 2 देता है, सल्फ्यूरिक भी 2 देता है, HCl भी 1 देता है, HNO3 भी 1 देता है। तो मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक। इसको मोनोप्रोटिक मतलब मोनोबेसिक भी कह सकते हैं। मोनोबेसिक का मतलब एक प्रोटॉन, बेसिक मतलब यार यहाँ पर OH नहीं है, ये बेसिक का मतलब होता है, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है कईयों को। यहाँ पर बेसिक का मतलब है बेसिसिटी। अगर बेसिसिटी 1 है तो मोनोप्रोटिक ही हुआ ना, बेसिसिटी 2 है तो डाइबेसिक, बेसिसिटी 3 मतलब 3H पॉजिटिव तो ट्राई बेसिक। यहाँ पर बेसिक का मतलब है बेसिसिटी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन is represents, number of H positive ion always represents basicity। हाँ जी, एनी डाउट? हेलो।
हेलो, हाँ जी, कोई डाउट? चलूँ आगे? नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने बताना था, अरीनियस कंसेप्ट ही चल रहा है अभी भी। नेक्स्ट मैंने बताना है कि ये याद रखिएगा, H3BO3 BO3 बोरिक एसिड इज नॉट अरीनियस एसिड। ये इनऑर्गेनिक में आएगा, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे, पर ये प्रोटॉन नहीं देता। ये कैसे प्रोटॉन देता है वो बताऊंगा। ये वाटर का प्रोटॉन निकलवाता है पर खुद प्रोटॉन नहीं देता, ये याद रखना। ठीक है, ये एक्सेप्शन नोट रहे, याद रखना। दूसरी बात, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कभी भी H पॉजिटिव नहीं होता। क्या होता है? अगर तो H पॉजिटिव के अराउंड एक वाटर मॉलिक्यूल है तो बन गया H3O पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव के अराउंड दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो बना लो उसी तरह से आयन H5O2 प्लस, तो ऐसे मिलेगा। मतलब H पॉजिटिव हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। H पॉजिटिव क्योंकि वाटर उसको सराउंड करता है, तो आपको ये आयन मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, H पॉजिटिव इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग ये है कि बोरिक एसिड अरीनियस एसिड नहीं है, वो अपना H पॉजिटिव नहीं देता। ठीक है, इसको नोट करके रखिए, वो अपना H पॉजिटिव नहीं देता। और H पॉजिटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे नहीं रहते, ऐसे होता है। ये वन वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट होगा तो ये बना होगा अंदर, दो हाइड्रेट होगा ये बना होगा, तीन होगा तो उसी तरह से आयंस आपको सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगे। बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, टूटेगा और ज्यादा। पहले कम टूटा हुआ था, अब ज्यादा टूटेगा। ठीक है, चलो आगे। बोलो। बता तो दिया सिमरन, रीजन कि पानी पाओगे तो बताया तो है अभी, डेरिवेशन करवाई नहीं आपको कि अल्फा क्या होता है, रूट ऑफ के बाय सी। तो सी कम करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, पानी, तो अल्फा बढ़ेगा। सी कम तो अल्फा ज्यादा, तो डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है। चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, पर स्ट्रांग पहले ही बहुत टूटा हुआ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीक में शार्प इंक्रीज होएगी अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कंडक्टेंस भी तो पता कैसे लगेगा हमें, कंडक्टेंस से पता लगेगा, कंडक्टेंस एकदम बढ़ जाएगी पानी पाने पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एकदम बढ़ जाएगी पानी पाने पे। तो क्यों बढ़ गई? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। नंबर ऑफ आयंस क्यों बढ़ गए? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई, ज्यादा टूट रहा है पानी पाने से। ठीक है, नेक्स्ट है एर्हीनियस बेस। अरीनियस एसिड के बाद बेस की बात करते हैं।
ये भी उसी तरह से होंगे। ठीक है, दो तरह। नंबर 1 मोनोहाइड्रोक्सिक। मोनोहाइड्रोक्सिक का मतलब मोनो एसिडिक। डाईहाइड्रोक्सिक मतलब डाई एसिडिक बेस। ट्राईहाइड्रोक्सिक मतलब ट्राई एसिडिक बेस, है ना। तो पहले लेते हैं जैसे सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एक OH दे रहे हैं, NH4OH। बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 OH देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH देगा। तो डाइवेसिक मतलब डाईहाइड्रोक्सिक, डाई एसिडिक सॉरी। FeOH होल थ्राइस 3 OH देगा, AlOH होल थ्राइस 3 OH देगा। तो दे आर ट्राईहाइड्रोक्सिक। चलो आगे लिख लो। इसी तरह OH नेगेटिव आयन भी अकेला नहीं मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा? अगर तो OH नेगेटिव आयन पे एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा तो क्या बन गया? H3O2 माइनस। ठीक है, अगर दो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे H7O4 माइनस। ठीक है, ये देखिए, अगर OH पे वाटर सराउंड करेगा सोल्यूशन के अंदर, ये आयंस मिलेंगे। OH निकलना मिलेगा, ये मिलेंगे। हाँ जी, क्लियर है। चलो आगे। आवाज नहीं आ रही बच्चों की आज। उसका माइक खराब है आज भी, कृष्णांश का। नेक्स्ट, लिमिटेशंस बोलो। मैं तो पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ डाउट। ठीक है, ठीक है, बड़ा लिख देते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। देखिए, इसका मतलब अरहिनियस कहता है कि पानी में, इसका मतलब वाटर इज द नेसेसरी, प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नेसेसरी, दिस इज लिमिटेशन। इसका मतलब अगर पानी में कोई चीज नहीं घुल रही है
H पॉजिटिव OH नहीं देखती तो दुनिया में कोई एसिड बेस नाम की चीज ही नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नेसेसरी। कौन कह रहा है ना? ठीक है। अब देखो ना, ड्राई HCl ले लूं तो ड्राई HCl तो फिर एसिड एक्ट ही नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। अकॉर्डिंग टू अरीनियस ड्राई HCl तो एसिड ही नहीं है ना? व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एक्ट एज एसिड, क्योंकि H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, तो मतलब कि दिस कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस करेक्टर इन नॉन एक्वस मीडिया, मतलब बिना पानी वाला मीडिया, कोई और सॉल्वेंट, उसमें एसिड बेस करेक्टर के बारे में इसके पास आंसर नहीं है। ठीक है ना? और तीसरा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एसिड प्लस बेस का जो रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली अकॉर्डिंग टू अरीनियस। लिमिटेड टू aqueous solution only। सिर्फ aqueous solution पे ही लिमिटेड रह गया। तो दीज आर द लिमिटेशंस कि प्रेजेंस ऑफ वाटर होना जरूरी है, नॉन एक्वस मीडिया में इसके पास कोई आंसर नहीं है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहता वो एक्वस मीडिया में ही बता रहा है, तो नॉन एक्वस मीडिया में भी तो न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है, तो उसके बारे में इसके पास आंसर नहीं है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अरीनियस कंसेप्ट। तो फिर पता क्या किया गया, फिर थोड़ा सा कंसेप्ट को मॉडिफाई किया गया, मतलब मॉडिफाइड अरीनियस कंसेप्ट। नई डेफिनेशन क्या आई, थोड़ी सी मॉडिफाइड अरीनियस कंसेप्ट, डेफिनेशन बदल दी। H पॉजिटिव आयन देना, OH देना, वो कंसेप्ट को छोड़कर अब ये हम कहते हैं कि सब्सटेंस विच इंक्रीजेस H3O positive ion concentration are acids and those increases OH negative ion concentration are bases। तो डेफिनेशन बदल गई, डेफिनेशन हमने बदल दी, है ना? एक्ट एज बेसिस, एक्ट एज एसिड्स, कि जो H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वो एसिड है, जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है वो बेस है। दिस इज मॉडिफाइड अरीनियस कंसेप्ट। जैसे एग्जांपल SO2 है, अब SO2 को पानी में डालो तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव।
मतलब ये क्या है कि पहले ये बनाएगा, देखो पहले बनाएगा H2SO3, वो फर्दर टूट जाएगा दिस प्लस H3O प्लस में, ठीक है ना। इसके दो ले लोगे ना तो बैलेंसिंग भी समझ आ जाएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये कंबाइन करके पहले ये बनाएगा फिर ये आगे जाएगा। तो H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है ये, तो ये क्या काम कर रहा है एसिड। पहले देखो इसमें H पॉजिटिव तो है ही नहीं, इसमें H पॉजिटिव तो है ही नहीं, फिर भी ये एसिडिक क्यों है, क्यों है, क्योंकि क्या कर रहा है वो H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नाउ। तो जो सब्सटेंस पानी में डालकर H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिड, और जो OH नेगेटिव की बढ़ाएगा दैट इज बेस। बोलिए, कोई डाउट? हाँ जी, एनी डाउट?